नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स। साथियों, इस संसार में न जाने कितने ही राज और न जाने कितने ही किस्से मौजूद हैं। हमें हर एक गुजरते दिन के साथ कुछ न कुछ अजीब और हैरान कर देने वाले राज पता चलते हैं। आने वाले मोड़ पर हमें कब क्या दिख जाए, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साथियों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही अलग लेवल की होने वाली है। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है एक मजदूर ने, जो रंग रोगन का काम किया करते हैं। इनका नाम है नागरमल। साथियों, मैं आपको नागरमल के बारे में जानकारी दे दूं कि यह बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। और एक बार ये अपने काम के सिलसिले में ही एक ऐसे बंगले में रंग रोगन करने पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी जान तो गई नहीं और बाकी कुछ रहा नहीं। उन्होंने जो अनुभव किया वह किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। साथियों, स्टोरी को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से अधिकतर लोग स्टोरी को तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपके साथ अपना जुड़ाव एकदम गहरा करना चाहता हूं और इन दूरियों को मिटाना चाहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बता दें कि आप कहां से हैं और कितने सालों से आप इन हॉरर स्टोरीज को सुनते आ रहे हैं। और मैं अपने खास सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई चीज शुरू करने जा रहा हूं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये आपको स्टोरी के सबसे आखिर में बताने वाला हूं, तो स्टोरी पूरी सुनने के बाद भूल मत जाना। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं और अब आगे की स्टोरी नागरमल के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नागरमल। मैं एक रंग रोगन का काम करने वाला कारीगर हूं। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। उस वक्त में इस काम में नया नया हुआ करता था और मेरी उम्र भी उस वक्त 20 वर्ष की ही थी। उस समय मैंने यह रंग रोगन का काम सीखना शुरू ही किया था। मैं मेरे उस्ताद बनवारी से रंग रोगन का काम सीख रहा था। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था और वो सभी से प्यार से बात किया करते थे। वह मुझे काम की बारीकियां बड़े ध्यान से और प्यार से ही सिखाया करते थे। मुझे उनके समझाने का तरीका काफी पसंद था, या फिर यूं कहूं कि मैं उनसे काफी प्रभावित था और उनकी तरह काम में तरक्की करना चाहता था। वह जो कहते थे, मैं बिना कोई सवाल जवाब किए झट से उनकी बात मान लिया करता था। ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन उस्ताद के पास एक बंगले का काम आता है जिसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे और काम यही कोई 3-4 महीनों का ही था, पर वो उस काम को जल्दी करवाना चाहते थे। जो व्यक्ति अपने बंगले के रंग रोगन के काम के लिए आया था, उसका बंगला शहर से दूर एक गांव में पड़ता था और वहां से आने जाने में बहुत मुश्किल होने वाली थी। तो उस्ताद ने उस काम को लेने से मना कर दिया। उस बंगले वाले व्यक्ति ने और पैसे बढ़ाकर काम करने को कहा। उस्ताद को पैसे की जरूरत तो थी लेकिन उस काम को करना नहीं चाहते थे। वह बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। फिर जब उस बंगले के मालिक ने उनसे कहा कि वो बंगले में रहकर भी काम कर सकते हैं, तो मेरे उस्ताद ने काम के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मैं, उस्ताद और एक लड़का कमलेश, हम तीनों उस काम को करने के लिए उस बंगले में चले गए। हम जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वह काफी बड़ा बंगला था और काफी जगह में फैला भी हुआ था। वह घर 3 मंजिली था और उसके सामने एक बड़ा सा गार्डन भी था। उस बंगले के बड़े से मेन गेट के सामने एक चौकीदार बैठा हुआ था। उसने हमसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो हमने उसे बताया कि हम यहाँ रंग रोगन का काम करने आए हैं। फिर उसने गेट खोला और हमें अंदर जाने दिया। जब हमने अंदर कदम रखा तो हम क्या देखते हैं कि गार्डन और घर के आसपास बहुत सी झाड़ियां और पेड़ पौधे उगे हुए थे और साथ ही उस बंगले की हालत भी बहुत खराब थी। कुछ लोग गार्डन की साफ सफाई में लगे हुए थे और उन बड़ी बड़ी झाड़ियों को उखाड़ रहे थे। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह बंगला पिछले कई सालों से बंद पड़ा हो। उन लोगों ने बंगले के अंदर जाने वाला रास्ता तो साफ कर दिया था, जिससे होते हुए हम आगे बढ़ चले। वह बंगला देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस बंगले के चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए थे जिनकी कई लताएं उस घर को घेरे हुए थी और साथ ही उस बंगले में भी कई जगह पेड़ पौधे उगे हुए नजर आ रहे थे।
न जाने कौन सा राज अपने अंदर समेटे हुए यह बंगला खड़ा है। खैर, हम बंगले के अंदर दाखिल हुए तो हम यह देख दंग रह गए कि पूरा का पूरा बंगला धूल और मिट्टी से भरा पड़ा है। जगह जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अजीब अजीब से जानवर, चूहे, कबूतरों ने वहां डेरा जमा रखा था। वह घर बहुत ही बुरी हालत में था और न जाने कब से बंद पड़ा था। हमने आसपास देखा और एक ढंग का कमरा देखकर उसे साफ किया और अपना सारा सामान उसके अंदर रख दिया। जब मैंने उस्ताद से पूछा कि ये कितने सालों से बंद पड़ा होगा, तो उस्ताद ने कहा कि पता नहीं, हमें क्या लेना है ये जानकर कि ये कब से बंद पड़ा है। हमें तो जल्दी से काम खत्म कर बस यहाँ से वापस जाना है। फिर हमने कुछ खाना पानी किया और पूरा बंगला अच्छी तरह से छान मारा। पूरा बंगला खाली पड़ा था, कहीं भी कोई भी सामान रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जल्दबाजी में घर खाली किया गया हो। हमने लाइट का इंतजाम किया, बल्ब वगैरह लगाए ताकि रात को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमें पूरे घर की साफ सफाई करनी थी, तो हमने सबसे ऊपर वाली मंजिल से शुरुआत करने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे सफाई करते हुए नीचे आने का सोचा। शाम को हम सभी जल्दी ही खाना खाकर सो गए, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हमें काम पर लगना था। सुबह मेरी नींद जल्दी ही खुल गई, क्योंकि मुझे नई जगह पर ठीक से नींद नहीं आती। मैं लगभग सुबह 5 बजे उठ गया था। मैंने पास ही रखा जग उठाया और पानी पीने के बाद फ्रेश होने चला गया। जब मैं वापस आया तब तक कमलेश और उस्ताद भी जग चुके थे। कमलेश चाय बना रहा था तो उस्ताद बाहर गार्डन में खड़े थे। मैंने जब बाहर जाकर देखा तो उन लोगों ने लगभग सारे गार्डन में उगे हुए पेड़ पौधों और झाड़ियों को साफ कर दिया था। उस्ताद बोले, अब कुछ ठीक लग रहा है। तभी कमलेश ने चाय पीने के लिए आवाज लगाई और हम वापस अंदर आ गए। चाय पीते हुए कमलेश ने कहा, कितना बढ़िया बंगला है, फिर भी इसकी क्या हालत बना रखी है। मेरा ऐसा बंगला होता तो मैं कभी इसे गंदा नहीं होने देता, इसको चमका कर रखता। उसकी बात सुन हमें हंसी आ गई। उस्ताद ने कहा, जल्दी से चाय खत्म करो, फिर हमें काम पर भी लगना है। इसके बाद हम चाय खत्म कर उस बंगले की साफ सफाई में लग गए। सबसे पहले धूल मिट्टी और जो जाले वगैरह लगे थे, हमें उनको साफ करना था। हमने सबसे पहले एक कमरा साफ किया और वहां काम करना शुरू किया। मेन और उस्ताद उस कमरे में रंग रोगन करने लगे और कमलेश को अगला कमरा साफ करने में लगा दिया। अब धीरे धीरे काम अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। हमने शाम तक एक कमरे पर वॉल पुट्टी और प्राइमर दीवार पर लगा दिया। अब बस उस पर पेंट करना बाकी था। शाम हो चुकी थी और हमें अपने लिए खाना भी बनाना था, तो हमने जल्दी ही काम छोड़ दिया। कमलेश सब्जी छील रहा था और वहीं उस्ताद नहाने को चले गए थे, जबकि मेन आटे को गूंथ रहा था। खाना बनने के बाद कमलेश और मैं भी नहा कर आ गए। खाना खाकर हम सो गए और अगली सुबह जल्दी ही उस्ताद ने उठा दिया। मैं उठा और चाय बनाने लगा। हमने चाय पीकर खत्म ही की थी कि हमें बाहर से किसी के बोलने की आवाजें आने लगी। हम सभी बाहर गए तो हमने देखा कि कुछ लोग बाहर जमा हो रखे हैं। वह गांव के ही लोग थे और वह वॉचमैन से इस बंगले के बारे में पूछ रहे थे कि किसने यहाँ साफ सफाई करवाई और किसने यह बंगला खरीदा है। यह हल्ला होता देख हम सभी बाहर चले गए। लोग बंगले को देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे कि ना जाने किसकी मति मारी गई है, किसने यह बंगला खरीदा है, उसको कोई अंदाजा नहीं है। इस तरह की बातें उनके बीच चल रही थी। फिर उनमें से एक व्यक्ति हमारे पास आया और बोला, सब ठीक तो है, तुम्हें कुछ अजीब दिखा या एहसास हुआ? उस्ताद हैरानी के साथ उसे देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहा है। उस्ताद ने कहा, नहीं, हमें तो कुछ अजीब नहीं दिखा यहाँ। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और कुछ सोचकर बोला, चलो ठीक है, मैं चलता हूं, और हाँ, जरा ध्यान से रहना यहाँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया और साथ में ही बाकी लोग भी चले गए। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने वॉचमैन से पूछा कि आखिर यह किस बारे में बात कर रहे थे, तो वॉचमैन ने कहा, कुछ नहीं, यह बंगला काफी दिनों से बंद पड़ा था, तो बस ऐसे ही लोग बातें बनाने लगते हैं। आप चिंता मत करो, सब ठीक है। वॉचमैन की बातों से लग रहा था
जैसे कि वह जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। वह जरूर कुछ जानता है पर हमें बताना नहीं चाहता। इस बंगले का जरूर कोई राज है। हम तीनों अंदर आ गए और आपस में इस बारे में बात करने लगे कि आखिर इस बंगले के पीछे क्या कहानी है, क्यों ये इस हाल में पड़ा है। हमारे मन में बहुत से सवाल चल रहे थे लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। हम अपने काम में लग गए और वह सारे सवाल कहीं दब कर रह गए। हमें बस अपना काम खत्म कर जल्दी से अपने घर जाना था। आसपास क्या हो रहा है इस पर हमारा ध्यान न जाए, इसमें ही हमारी भलाई थी। अगले दिन दोपहर के समय मैं उस्ताद के साथ काम कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से कोई गुजरा हो। मैंने दीवार पर एक परछाई देखी जो कि किसी के गुजरने से बनती है। मैंने बाहर आकर देखा पर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कमलेश आया होगा। मैं वहां उसे देखने लगा पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उस्ताद ने मुझे बुलाया और पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने ना में सर हिला दिया। मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि अभी ही तो वह मेरे पीछे से गुजरा था, तो फिर वह गया कहाँ? कुछ देर बाद मैं नीचे पानी पीने गया तो मैंने देखा कि कमलेश साफ सफाई कर रहा है। मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि तुम ऊपर गए थे क्या कुछ देर पहले? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो कब से यही लगा हुआ हूँ। ये कमरा बाकी कमरों से कुछ ज्यादा ही गंदा है तो बहुत टाइम लग रहा है। मैंने सोचा कि जब ये यहीं था तो फिर ऊपर मैंने किसकी परछाई देखी? शायद मुझे वहम हुआ होगा। यही सोच मैं वो बात भूल गया। शाम को हम सभी साथ में बैठे खाना खा रहे थे, तभी हमें ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। हम तीनों भागकर ऊपर की ओर गए तो हम क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी नीचे रखी रंगों की बाल्टी और कैन पर गिर गई है, जिससे एक कैन टूट गई थी और चारों तरफ रंग फैल चुका था। हम सब यह देख दंग रह गए कि यह सब आखिर हुआ कैसे। ये कमरा तो बंद पड़ा था, ये सीढ़ी नीचे गिरी तो गिरी कैसे? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने सामान को ठीक किया और फिर नीचे आ गए। हमने अपना खाना खत्म किया और फिर सोने को चले गए। हमने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 1 बजे मेरी आंखें खुलती हैं और मुझे ऊपर से ठक ठक की आवाज आती हुई सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऊपर किसी चीज को ठोक रहा हो। मुझे यह आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अपना फोन उठाया तो उसमें रात के 1 बज रहे थे। मैं यह देख हैरान था कि इस वक्त ऊपर कौन हो सकता है। मैंने अपनी बगल में देखा तो उस्ताद और कमलेश गहरी नींद में सो रहे थे। तो फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? मैंने सोचा कि शायद किसी चीज के टकराने की आवाज होगी जो अपने आप बंद हो जाएगी। कुछ देर में वैसे ही लेटा रहा इस इंतजार में कि ये आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन बार बार आती वह आवाज मुझे बेचैन की जा रही थी। अब मुझे चैन नहीं मिल रहा था। अब तो मुझे जानना ही था कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है। मैं उठा और अपने फोन की टॉर्च ऑन कर उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। खाली पड़े उस बंगले में वो आवाज बहुत तेज गूंज रही थी। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था, शायद लाइट नहीं थी। मैं उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। मैं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की मंजिल की ओर जा रहा था। मैं जब पहली मंजिल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो आवाज इससे भी ऊपर की मंजिल से आ रही है। रात का वक्त और ऊपर से चारों तरफ फैला घनघोर अंधेरा और मैं अकेला। मैं सीढ़ियों से एक टॉर्च की लाइट की सहायता से आगे बढ़ रहा था। अब और ऊपर जाने में मुझे डर लगने लगा था। न जाने ऊपर क्या होगा, ये सोच दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने धीमे कदमों के साथ ऊपर चढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह आवाज पास आ रही थी वैसे वैसे मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। अगर साथ में कमलेश को ले आता तो शायद इतना डर नहीं लगता। अब तो मुझे अपने यहां आने के फैसले पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैं यहां अकेला आया ही क्यों। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रखी थी। मैं जब ऊपर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में पहले वो सीढ़ी गिरी थी। यह सोच में और ज्यादा घबरा गया कि भला इसके अंदर आखिर कौन हो सकता है। यहां कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं, जैसा कि वो गांव वाले कह रहे थे। ये ख्याल मेरे मन में आते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
डर के मारे कांपता मैं पसीने से लथपथ उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा उसे घूरे जा रहा था। वो आवाज अभी भी उस कमरे में से आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत कर उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। यही सोच मैंने झट से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैंने वहां चारों तरफ जल्दी से फोन की रोशनी मारी, पर वहां मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और जब मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने ध्यान से आसपास रखी चीजों को देखा कि आखिर वह आवाज कहां से आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने वह दरवाजा खोला उसके बाद वह आवाज आनी बंद हो गई थी। जब मुझे वहां कुछ नहीं मिला तो मैं उस कमरे को बंद करने लगा, और जैसे ही मैं कमरे को बंद कर वापस मुड़ा वैसे ही मुझे नीचे से किसी की चीख सुनाई दी। मैं अचानक से चीख की आवाज सुन घबरा गया। मुझे एक पल को तो कुछ भी नहीं सूझा और मैं वैसे ही पत्थर बना वहां खड़ा रहा। फिर अचानक एक बार और मुझे वो चीख की आवाज सुनाई दी। मैंने खुद को संभाला और मैं नीचे की ओर भागा। मैं जल्दबाजी में नीचे आ रहा था। मैं जब नीचे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि कमलेश अपनी चारपाई पर उठ बैठा है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ उस्ताद उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद कमलेश से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। यह सब देख मैं घबरा गया था। मैं दौड़कर कमलेश के पास गया। कमलेश एक तक खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें पलकें तक नहीं झपक रही थीं। वह गहरी और लंबी सांसें ले रहा था। कमलेश पसीने से पूरा भीग चुका था। उसे ऐसी हालत में देख मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसे देख उस्ताद भी बहुत ज्यादा डर चुके थे कि न जाने कमलेश को अचानक से क्या हो गया है, वो ऐसी हालत में क्यों है। मैं और उस्ताद उसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, कुछ बोल, क्या हुआ है। लेकिन कमलेश इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बोल सके। मैं भागकर गया और उसके लिए पानी लेकर आया। उस्ताद ने उसे पानी पीने को कहा। कुछ देर वो उस्ताद की ओर देखता रहा, फिर झट से गिलास पकड़ एक सांस में पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आने लगा। उसका मन कुछ शांत होने लगा। फिर जब वो कुछ शांत हुआ तो उस्ताद ने उससे पूछा, क्या हो गया था तुझे, तू इतना क्यों घबरा गया था। कुछ देर यहां वहां देखने के बाद कमलेश बोला, वो मैंने एक शख्स को देखा। वो बहुत ही डरावना था। उसके चेहरे से आंखें गायब थीं और वह मेरी ओर ही देख रहा था। ये सुन हमारे तो होश उड़ गए। कमलेश क्या बोल रहा था, हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उस्ताद ने फिर से पूछा, ये क्या कह रहा है तू, कहां देखा। उस्ताद के पूछने पर कमलेश ने खिड़की की ओर हाथ किया। उस्ताद भागकर उस खिड़की के पास गए और ध्यान से बाहर देखने लगे। उन्होंने मुझे जाकर देखने को कहा। मैंने चारों तरफ अच्छे से देख लिया, पर मुझे वहां कोई नहीं मिला। मैंने वापस आकर उस्ताद से कहा, कोई नहीं है वहां, इसे कोई वहम हुआ होगा, वैसे भी लाइट नहीं है। मेरी बात सुन उस्ताद उसे समझाने लगे। कमलेश, मुझे लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, क्योंकि ये जगह तुम्हारे और हमारे लिए नई है। ऐसे में वहम होना स्वाभाविक है, या फिर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस्ताद की बात सुन कमलेश बोला, नहीं, वो कोई सपना नहीं था और न ही मुझे कोई वहम हुआ था। मैं पूरे होश में था। उसका वो चेहरा अच्छी तरह से याद है मुझे। उसका वो डरावना चेहरा और आंखों के गड्ढों से टपकता खून इतना भयानक था कि मैं उसे एक पल से ज्यादा देख नहीं पाया। और आप कह रहे हैं कि वह बस एक सपना था। वह कोई सपना नहीं था, वो सच में वहां उस खिड़की के पास खड़ा था। कमलेश इतना कहकर चुप हो जाता है। उसकी बातों से हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसने क्या देखा और क्या हुआ। वह इस वक्त काफी डरा हुआ भी था। फिर उस्ताद ने उसे समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि तुमने कोई सपना देखा हो और सपने में ही तुम्हारी आंख खुल गई हो। तुम्हें भ्रम हो गया हो और वह सपना ही हो जिसे तुम सच मान बैठे। और भला यहाँ ऐसा इंसान कहाँ से आया जिसकी आंखें निकाली हुई हों, और वो तुझे ही क्यों दिखा। हमें तो नहीं देखा ऐसा। हमने भी उसे चारों तरफ देख लिया। तुम कह रहे हो कि उसकी आंखें नहीं थीं, तो वह बिना आंखों के यहाँ आया कैसे। तुम अब सो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। उस्ताद की इतना समझाने के बाद वो उसे सपना मान सो ही गया।
अगली सुबह मेरी आंख जल्दी ही खुल गई और मैं बाहर लॉन में टहलने चला गया। मैं लॉन में टहल ही रहा था कि तभी मुझे वॉचमैन अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे अपनी ओर आता देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये यहाँ क्यों आ रहा है। वो मेरे पास आया और मुझसे बोला, आप इतनी जल्दी उठ गए? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वॉचमैन बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने सोचा कि आप देर रात तक काम कर रहे थे तो शायद आप सो रहे होंगे, लेकिन लगता है आप जल्दी ही उठ गए। उसकी यह बात सुन मैं हैरत में पड़ गया कि भला यह क्या बोल रहा है। देर रात तक काम? हम कहाँ देर रात तक काम कर रहे थे, हम तो जल्दी ही सो गए थे। मैं उससे पूछने को हुआ ही था कि वह फिर आगे बोला, वो मैं आपके पास ही आ रहा था। दरअसल मैं घर जा रहा हूं और 2 दिन बाद ही आऊंगा, तो आप देख लीजिएगा सब कुछ, बाकी मैंने मालिक को बोल दिया है। इतना कहकर वो जाने को हुआ कि मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुमने कहा कि हम देर रात तक काम कर रहे थे, ये बात तुम्हें कैसे पता? मेरी ये बात सुन वो हैरानी भरी नजरों से मुझे देखने लगा और बोला, अरे भाई, ऊपर वाला जो कमरा है ना, उसमें से पूरी रात को आवाज आ रही थी और खिड़की पर किसी की परछाई भी बार बार दिखाई दे रही, तो मैंने सोचा कि शायद आप काम कर रहे होंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। अपनी फटी आंखों से उसे मैं जाता हुआ देख रहा था। एक पल को तो उसकी बातें सुन मैं सन्न रह गया। आखिर यह क्या बोल गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हैरान परेशान मैं वहां खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। आखिर वो किस परछाई की बात कर रहा था? हम में से तो कोई भी रात को काम नहीं कर रहा था, तो फिर इसने किसको देख लिया? कमलेश भी किसी को देखने की बात कर रहा था। ये चल क्या रहा है इस बंगले में? फिर मुझे ध्यान आया कि कहीं मैं रात को ऊपर उस कमरे में उस आवाज का पीछा करता हुआ गया था। कहीं उसी वक्त इसने मुझे ही तो नहीं देख लिया? ऐसा ही हुआ होगा, इसने मेरी ही परछाई देखी होगी। मैं यूं ही डर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहां। मैं वहां खड़ा यह सब सोच रहा था कि तभी पीछे से उस्ताद की आवाज आई और उस्ताद ने मुझे इशारा कर अपने पास आने को कहा। मैं जब उनके पास गया तो वह पूछने लगे कि यह वॉचमैन यहां क्या लेने आया था। मैंने उन्हें बताया कि वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रहा है, बस यही बताने आया था। फिर जब मैं अंदर गया तो मैं क्या देखता हूं कि कमलेश उठ चुका है। मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि अब कैसा है, तबीयत ठीक तो है? रात को तो तूने हम सबको डरा ही दिया था। कमलेश गुमसुम बैठा मुझे देख रहा था। फिर कुछ देर बाद बोला, ठीक हूं यार, पता नहीं रात को मैंने जो देखा वह क्या था, सच था या फिर सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही उस्ताद वहां आ जाते हैं और कमलेश को देख उसे कहते हैं, उठ गया तू, अब कैसा है? कमलेश उस्ताद को देख थोड़ा मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक हूं। उस्ताद ने कहा, चलो ठीक है, फिर उठो और काम पर लगते हैं। हम सभी ने अपना खाना पीना खत्म कर काम में जुट गए। दोपहर का समय था। हम तीनों अपने काम में लगे हुए थे कि तभी बंगले के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और हमें हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जब हमने देखा तो बाहर मेन गेट पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस्ताद ने कमलेश को गेट खोलकर आने को कहा, क्योंकि वॉचमैन तो वहां था नहीं, तो फिर गेट कौन खोलता? कमलेश भागकर गया और जाकर गेट खोलने लगा। मैं यह सब बंगले में खड़ा देख रहा था। गाड़ी अंदर आती है और उसमें से बंगले का मालिक सौरभ उतरता है। वह गाड़ी से उतर सीधा हमारे पास आता है और काम कैसा चल रहा है इस बारे में पूछने लगता है। उस्ताद उसे अब तक हुए काम की जानकारी देने लगते हैं। हमारे काम की तेजी देख वह काफी खुश होता है और हमें काम जल्दी ही खत्म करने को कहता है। साथ ही कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक फोन कर देना, सब पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद वो यहां वहां घूमकर अच्छी तरह से काम को देखने लगता है। वह ध्यान से बंगले को देख रहा होता है। उस्ताद भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और चलते हुए उसे पूछने लगते हैं कि आखिर लोग इस बंगले के बारे में अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हैं। यह सुन वो पीछे की ओर मुड़ता है और हैरत भरी नजरों से उस्ताद को देखने लगता है और पूछता है कि किस तरह की बातें, तुम कहना क्या चाहते हो?
उस्ताद उसे बताते हैं कि गांव के लोगों का मानना है कि यह बंगला भुतहा है, यहाँ प्रेत आत्मा रहती है और आप इस बारे में क्या जानते हैं। उस्ताद की बातें सुन वो हंस पड़ता है और उस्ताद से कहता है, तुम भी इन गांव वालों की दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हो। ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लोगों में इस बंगले को लेकर कई गलत फहमियां फैली हुई हैं। इसी चक्कर में मुझे यह बंगला बहुत ही सस्ते दाम पर मिल गया। मैं भला इतनी अच्छी प्रॉपर्टी कैसे जाने देता, सो खरीद ली। लोगों का क्या है, ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। सौरभ की बातों से उस्ताद को थोड़ी तसल्ली मिली और उस्ताद ने उन्हें जल्दी ही काम खत्म करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सौरभ वहां से चला जाता है और हम अपने काम में जुट जाते हैं। हम अपने काम में लगे होते हैं। लगभग 1-2 बजे का समय हो रहा था कि तभी उस्ताद अचानक से मुझसे बोलते हैं, यह बदबू कहाँ से आ रही है। मैं हक्का बक्का उनकी ओर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस्ताद किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने उससे पूछा, कौन सी बदबू? तो उस्ताद ने कहा कि आ तो रही है, अजीब सी बदबू। तुम्हें नहीं आ रही क्या? मैं हैरानी के साथ यहां वहां देखने लगा, क्योंकि मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। जब मुझे कोई भी बदबू नहीं आई तो मैंने उस्ताद की ओर सिर हिला दिया। उस्ताद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोले, यार इतनी तेज बदबू आ रही है और तू कह रहा है कि नहीं आ रही। उस्ताद नीचे उतरकर यहां वहां देखने लगते हैं कि कहां से यह बदबू आ रही है। मैंने जब देखा कि उस्ताद इधर उधर देख रहे हैं और बार बार सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदबू कहां से आ रही है, तो मैंने पूछा कि किस तरह की बदबू आ रही है। उस्ताद ने कहा कि बहुत तेज दुर्गंध है, जैसे कि कोई जानवर मरा पड़ा है, जैसे कोई मरा हुआ होता है ना, जो सड़ रहा हो, वैसी ही बदबू आ रही है। उस्ताद के कहने से मैं भी यहां वहां देखने लगा कि आखिर कहां से यह बदबू आ रही है। हालांकि मुझे तो वह बदबू नहीं आ रही थी। जिस कमरे में हम काम कर रहे थे, जब हमें वहां कुछ नहीं मिला तो हम उस कमरे से बाहर आकर उस बदबू के स्रोत को खोजने लगे, क्योंकि उस्ताद को उस दुर्गंध से काफी परेशान हो रही थी। हर एक सांस के साथ आती तेज और बहुत ही गंदी दुर्गंध से उस्ताद बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपनी नाक भी बंद कर ली थी। हम उस बदबू को हर तरफ खोज रहे थे कि तभी कमलेश भी वहां आ जाता है और हमें यहां वहां कुछ खोजते देख पूछता है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। मैंने उसे कहा कि यार उस्ताद को किसी मरे हुए जानवर के जैसी बदबू आ रही है, पर आ कहां से रही है ये पता नहीं चल रहा। मेरी बात सुन कमलेश भी सूंघने की कोशिश करने लगा। उसने जब ध्यान से सूंघा तो उसे भी वह बदबू आनी शुरू हो गई। जब कमलेश ने भी कहा कि उसे भी वह बदबू आ रही है, तो मैं हैरान रह गया कि सभी को वह बदबू आ रही है, तो फिर मुझे क्यों नहीं आ रही। हम तीनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर हमें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वह बदबू कहां से रही है। उस्ताद और कमलेश का उस बदबू के कारण बुरा हाल हो चुका था। वह जहां भी जाते हैं वो बदबू उनका पीछा नहीं छोड़ती। पूरे बंगले में उन्हें वह दुर्गंध आ रही थी। जब यह बदबू नहीं रुकी तो हम तीनों बाहर लॉन में आ गए और वहीं बैठे रहे। लगभग 3 घंटे तक उस पूरे बंगले में वह गंध आती रही, लेकिन मुझे एक बार भी वह बदबू नहीं आई। सिर्फ उस्ताद और कमलेश को ही न जाने क्यों उस बदबू का सामना करना पड़ रहा था। शाम होने पर जब हम अंदर गए तो वह बदबू न जाने कहां गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। यह तो बस शुरुआत थी, आगे तो इससे भी भयानक चीजें होने वाली थी हमारे साथ। हम अंदर आए और जब देखा कि अब इस बंगले से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आ रही, तो हमने चैन की सांस ली और फिर हम अपने खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गए। इस बंगले में आने के बाद हमारे साथ हो रही इन अजीबोगरीब घटनाओं से हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। क्या यह सब कोई भूत प्रेत कर रहा है? क्या यह भूत बंगला है या फिर यह घटना ही बस एक संयोग मात्र है? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस्ताद की भी इन सब को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थी।
उस्ताद भी इन घटनाओं को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी उस्ताद के पास ही थी। अगर हमें कुछ हो जाए तो उस्ताद हमारे परिवार वालों को क्या जवाब देंगे। इन सब बातों के चलते उस्ताद काफी परेशान थे। हमने शाम को खाना खाया और फिर चारपाई पर बैठ हम इस बंगले में हो रही घटनाओं के सिलसिले में बातें करने लगे। उस्ताद ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, यह बंगला भूतिया है या नहीं? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वह बस एक इत्तेफाक है या सच में कोई भूत प्रेत है? उस्ताद की बातों से लग रहा था कि आज की घटना के चलते उस्ताद काफी चिंतित हैं। ऐसे में कमलेश बोला, उस्ताद, मुझे तो लगता है कि गांव वाले सच कह रहे थे इस बंगले के बारे में। यह बंगला सच में भूतिया है। मैंने भी रात में उस दिन बिना आंखों वाले आदमी को देखा था। इन सब बातों के दौरान मुझे भी वो बात याद आ गई जो मैंने उस्ताद को नहीं बताई थी, तो मैंने भी वो रात वाली घटना उस्ताद को बताई। हाँ उस्ताद, उस रात मैंने भी कुछ अजीब महसूस किया था। यहाँ एक दिन काम करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो, और मैंने कई बार परछाई भी देखी, पर कोई मुझे दिखा नहीं। और जिस रात कमलेश डरा था, उस रात ऊपर वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सीढ़ी गिरी थी, उस कमरे से रात को आवाज भी आ रही थी। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा और वह आवाज भी आनी बंद हो गई। और सुबह वॉचमैन कह रहा था कि उसने उस कमरे में किसी को देखा था रात को, जबकि रात को हम में से कोई भी ऊपर नहीं गया। मेरी बात सुन उस्ताद अपनी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। कमलेश के तो होश उड़ चुके थे। वह पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से मेरी बातों से और ज्यादा डर चुका था। उस्ताद बोले, अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने कहा, उस वक्त मुझे ये बात बतानी इतनी जरूरी नहीं लगी थी। अब जब इतना कुछ हो रहा है इस बंगले में, तो मुझे ऐसा लगा कि यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। कमलेश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इन सब के चलते तो वो उस्ताद से बोला, उस्ताद, हमें नहीं करना इस भूत बंगले में काम। आप सौरभ से कह दीजिए, वह किसी और से करवा लेगा। कमलेश को ऐसे घबराया हुआ देख उस्ताद उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो, पहले तुम शांत हो जाओ और डरना बंद करो। मैं उनसे बात करूंगा, और रही बात इस बंगले की तो मैं पता लगा कर आऊंगा कि इसके पीछे क्या कहानी है। भूत प्रेत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैंने भी कमलेश को समझाया और बोला, कमलेश, यहां डरने जैसा कुछ नहीं है। हम सभी साथ में इन सब का सामना कर लेंगे और पता लगा कर रहेंगे कि आखिर यहां क्या हो रहा है। इसके बाद हमने एक दूसरे को समझा बुझाकर सुला दिया और फिर सुबह ही हमारी आंख खुली। रात तो ठीक से गुजर गई, लेकिन सुबह हमारे लिए नई चुनौतियों से भरी हुई थी। उस्ताद सुबह उठकर गांव में चले गए ताकि लोगों से पता कर सके कि इस बंगले के भूतिया बंगला बनने के पीछे क्या कहानी है। मेन और कमलेश बंगले में ही रुक जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हमें उस्ताद का इंतजार करते हो काफी वक्त हो चुका था। हम लगभग पिछले 3 घंटों से उस्ताद के आने का इंतजार कर रहे थे। हमारी नजरें मेन गेट पर ही टिकी हुई थी कि न जाने कब उस्ताद आएंगे और कब हमें इस बंगले के बारे में पता चलेगा। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो न जाने क्यों समय धीमा हो जाता है, गुजरने का नाम ही नहीं लेता। नहीं तो समय रोज तेजी से भागता है। खैर, हम उस्ताद आने का इंतजार कर रहे थे कि हमारे कानों में बाहर वाले गेट के बजने की आवाज पड़ी, जिससे हम सचेत हो जाते हैं और भागकर बाहर की ओर जाते हैं। हम जब बाहर पहुंचते हैं तो हमें उस्ताद अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। उस्ताद अंदर आते हैं और चारपाई पर बैठ जाते हैं। हम हैरान और उत्सुकता पूर्वक उस्ताद को देख रहे थे। हमारा मन जानने को उत्सुक हो रहा था कि उन्हें क्या पता चला है। हम बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनने को तैयार थे कि उस्ताद बोले, काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा, वह कमरा तो हो गया जिसमें हम लगे हुए थे, अब उसके सामने वाला कमरा करना बाकी है। उस्ताद ने कहा, ठीक है, तो चलो फिर काम पर लगते हैं। मैं उस्ताद की ओर देखे जा रहा था। मुझे जानना था कि उस्ताद को इस बंगले के बारे में क्या पता चला है, लेकिन उस्ताद ये बात करने की बजाय और ही बातों को लेकर बैठ गए। तो मैंने उस्ताद से पूछा, आप जिस काम से गए थे वह हुआ या नहीं? उस्ताद बोले, हाँ,
लेकिन अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो काम पर लगते हैं। उस्ताद जरूर कुछ हमसे छुपा रहे थे। उन्हें जरूर कुछ ऐसा पता चला था जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहते थे, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि हम डर न जाएं और फिर यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। खैर, जब उस्ताद ने हमें कुछ नहीं बताया तो हमने भी ज्यादा नहीं पूछा और हम अपने काम में जुट गए। शाम तक हमने 2 कमरों को निपटा दिया था। अब काम भी निपटने लगा था। काम करते करते शाम तक हालत खराब हो जाती है और फिर चारपाई पर सोते ही नींद आ जाती है। हम तीनों ने खाना पीना किया और सो गए। आधी रात के करीब उस्ताद मुझे झकझोरते हुए उठाते हैं। मेरी जब आंख खुली तो मैं क्या देखता हूं कि उस्ताद काफी घबराए हुए थे और पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। किसी चीज का डर उनके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। मैंने उस्ताद की ओर देखा और पूछा कि क्या हुआ। उस्ताद बोले, तुम जरा शांत रहो और ध्यान से सुनो, बंगले से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मैं ये सुनते ही झट से उठ बैठा और मेरी नींद एक झटके से उड़ गई। इतना कहने के बाद उस्ताद ने कमलेश को उठाया, जो उस्ताद के बगल में ही सो रहा था। कमलेश आंखें मसलता हुआ उठा और पूछने लगा कि उसे क्यों उठाया। उस्ताद ने उसे पूरी बात बताई तो वो भी डर के मारे घबराने लगा और उस्ताद को पकड़कर खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसे शांत रहने को कहा। मैंने उस्ताद से पूछा कि कहां से आ रही है आवाज। उस्ताद बताने को ही हुए थे कि उस बंगले में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंज उठी। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज पड़ी, वैसे ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा, गला सूखने लगा और फिर अगले ही पल पूरे बंगले में एक खौफ से भरा सन्नाटा पसर गया। आवाज जैसे आई थी वैसे ही अचानक से बंद भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो खामोशी वहां फैली उसमें हम तीनों की डर से भरी सांसों और दिल की धड़कन के सिवाय और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पसीने से तरबतर हम तीनों एक दूसरे को डर से भरी निगाहों से देख रहे थे। उस वक्त न तो हमें कुछ सूझ रहा था और न ही आगे बढ़कर यह देखने की हिम्मत हो रही थी कि आगे क्या है। बस वहां खड़े एक दूसरे को ही ताक रहे थे। फिर एक बार उस बंगले में वह रोने की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार रोने के साथ साथ कदमों की भी आवाज थी। ऐसा लगा जैसे कि कोई भाग कर गया हो। बाहर से आती कदमों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस बंगले में यहां वहां रोते हुए भागता फिर रहा हो। कभी इधर तो कभी उधर से आती कदमों और रोने की आवाज ने हमें बुरी तरह से डरा दिया था। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। फिर अचानक न जाने उस्ताद को क्या सूझी, वो आगे बढ़ कमरे का दरवाजा खोलने लगे। जब हमने ये देखा कि उस्ताद कमरे का दरवाजा खोल रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए और हम दोनों भागकर उस्ताद के पास गए और उन्हें दरवाजा खोलने से रोकने लगे और पूछने लगे कि उस्ताद, आप ये क्या कर रहे हैं? बाहर न जाने क्या हो सकता है, और अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे? लेकिन उस्ताद ने हमारी एक न सुनी और झट से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो एकाएक सब शांत हो गया। तभी हमारी नजर ऊपर छत की ओर गई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे छत से चिपकी हुई एक लड़की दिखाई दी। फिर एक झटके से उसने अपना सिर ऊपर किया और फिर जो हमने देखा वह देख हमारी तो रूह कांप उठी। इतना भयानक दृश्य कि पूछो मत। उस लड़की के चेहरे की चमड़ी गल चुकी थी और बची खुची खाल लटक रही थी, जिस पर मक्खियां भिन्न भिन्न आ रही थी। उसके चेहरे की हड्डियां और मांस को साफ साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें बाहर को लटक रही थी। दांतों के आसपास का मांस भी गल चुका था, जिससे अंदर का ढांचा भी साफ साफ दिख रहा था। इतना भयानक रूप कि देख उल्टी आने को हो रही थी। फिर अचानक वो उठी और बाहर की ओर भाग गई। कमलेश ने तो उसी वक्त उल्टी भी कर दी थी। अभी अभी हमने यह क्या देखा, हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर यह सब था क्या? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम वहां से भागे और सीधे अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। हमारी सांसें और दिल की धड़कन तेज हो रखी थी। डर के मारे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उस्ताद बोले, बस अब और नहीं। मैं कल ही इस बंगले के मालिक को बुलाकर उससे बात करूंगा और उसे साफ साफ कह दूंगा कि हमसे नहीं होगा यहां काम।
हम सब बहुत ज्यादा डरे सहमे उस कमरे में दुब के बैठे थे। बाहर होती एक छोटी सी आहट भी हमारे मन को और ज्यादा विचलित कर रही थी। वो लड़की कौन थी और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? इन सभी सवालों ने हमें घेर रखा था। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था जैसा एक चूहे को लगता है जब एक बिल्ली उसे घेर लेती है और वह जान बचाकर कहीं भाग नहीं सकता। उस वक्त उसकी आंखों में मौत का जो खौफ होता है, वैसा ही खौफ हमारे दिल में था। हम उस कमरे में कैद बिना पानी की मछली के जैसे तड़प रहे थे। हम वहां से किसी भी तरह निकलकर भागना चाहते थे, लेकिन कमरे के बाहर पैर रखते ही हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ मालूम नहीं था। हम तीनों एक दूसरे को पकड़े कमरे के कोने में लगकर बैठे थे और कमरे के दरवाजे को घूर रहे थे और इसी बात से डर रहे थे कि कोई उसे खोल अंदर ना आ जाए। हम बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज की रात गुजर जाए। सुबह होते ही हम सब इस भूतिया बंगले को छोड़ अपने घर चले जाएंगे और फिर कभी इसकी ओर अपना मुंह नहीं करेंगे। बस एक बार यह रात गुजर जाए। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक उस भयानक खामोशी को तोड़ने का काम कर रही थी जो उस कमरे में फैली थी। मैंने जब घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 3 बज रहे थे। अब बस कुछ घंटे और फिर सुबह हो जाएगी। उसी के साथ यह भयानक रात भी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उस बंगले में सब शांत होने लगा और उसी के साथ हमारी आंखें भी भारी होने लगी। नींद हमें अपनी आगोश में लेने को तैयार थी और हम वैसे ही एक कोने में लगे लगे एक दूसरे के कंधे पर सिर टिकाए सो गए। फोन की अलार्म बजने के साथ मेरी आंख खुली और साथ ही उस्ताद और कमलेश भी चौंक कर उठते हैं कि क्या हुआ, कौन आ गया। मैंने जब देखा कि वह अचानक फोन बजने से घबरा गए हैं तो मैंने उन्हें शांत किया और बताया कि फोन बजा था बस। उस्ताद ने मुझसे टाइम पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि सुबह के 6 बज रहे हैं। उस्ताद बोले, चलो उठो और अपना सामान पैक करो जल्दी से, यही मौका है, हमें निकलना है अभी इस बंगले से। उस्ताद के ऐसा कहते ही हम जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे। हमने अपना सामान समेटा और उस बंगले से निकल गए। हम लॉन से होते हुए बाहर जा रहे थे। हम बंगले के मेन गेट के पास पहुंचते हैं और गेट खोलने लगते हैं कि तभी वॉचमैन वहां पर आता है और हमसे कहता है, क्या कर रहे हो, कहां जाने की तैयारी में हो? उस्ताद बोले, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम यह दरवाजा खोलो। वॉचमैन बोला, ऐसे कैसे चले जाओगे, अभी हमारा काम कहां पूरा हुआ है? उस्ताद उसकी बातों से थोड़े हैरान होते हैं। उन्हें वॉचमैन की बातें अटपटी सी लग रही थी। इसने यह क्यों बोला कि उनका काम नहीं हुआ? उस्ताद फिर बोले, देखो तुम यह गेट खोलो, हमें जाना है, और रही काम की बात, वो मैं खुद सौरभ से बात कर लूंगा। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। उस्ताद की बात सुन वॉचमैन गुस्से से हमसे कहने लगा, ज्यादा होशियार बन रहे हो, जितना कहा गया है उतना करो, जाओ अंदर, और जब तक काम नहीं खत्म हो जाता तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। वॉचमैन के ऐसे बर्ताव से उस्ताद और हमें गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे बोल रहा है, हमारा मन होगा तब काम करेंगे और जब हम चाहे तब हम जाएंगे, ये कौन होता है हमें रोकने वाला? जब कई बार आराम से बात कहने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला तो उस्ताद ने सीधे सौरभ से बात करने का सोचा और सीधे सौरभ को फोन मिला दिया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस्ताद ने जबरदस्ती वहां से निकलने का सोचा और वह गेट को फांदकर वहां से निकलने लगे। जब वॉचमैन ने देखा कि हम यहां से भागने की फिराक में है तो उसने अपने कुछ आदमियों को वहां बुलाया और हमें पकड़कर अंदर बंगले में ले गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, हमें यहां से जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। वॉचमैन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हमें बंदी बना लिया था और उस बंगले के एक कमरे में बंद कर दिया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हमें यहां से जाने नहीं दिया जा रहा। इसमें सौरभ का हाथ है या फिर यह सब इस वॉचमैन का ही किया धरा है। इसी बात की उलझन में हम उस बंगले में कैद वहां से निकलने के बारे में सोच रहे थे। कमलेश ये सब देख काफी डरा हुआ था। एक तो ये घर पहले से भूतिया है और ऊपर से वॉचमैन हमें जाने नहीं दे रहा।
इन सब के चलते हम सभी काफी परेशान थे। अब बस सौरभ के आने का इंतजार था। एक बार वह आ जाए, फिर उससे बात कर पूरा मामला यहीं खत्म कर देंगे और उसे कह देंगे कि हमसे यहाँ काम नहीं होगा। उस्ताद के मन में यही सब चल रहा था कि कब सौरभ आएगा और कब उससे पूछेंगे कि यह सब क्या है। कमलेश कहने लगा, उस्ताद यह क्या मुसीबत है, एक तो यह भूत बंगला और ऊपर से अब यह वॉचमैन, आखिर क्या चाहिए इसे, हमें जाने क्यों नहीं दे रहा। उस्ताद समझ रहे थे कि इस वक्त कमलेश पर क्या बीत रही है। उन्हें मालूम था कि इस वक्त वह डरा हुआ है, तो उस्ताद उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम घबराओ मत, हम सभी सही सलामत यहाँ से निकलेंगे। एक बार सौरभ आ जाए, फिर उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि यह क्या बात हुई, हमें यहाँ जबरदस्ती क्यों बंदी बनाकर रखा है। मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद कहीं ऐसा तो नहीं कि सौरभ जानबूझकर यह सब कर रहा हो। जरा सोचो, यह वॉचमैन अपने आप तो ऐसा करने से रहा, हो सकता है इसे ऐसा करने के लिए सौरभ ने कहा हो। ऐसे में उस्ताद सोचने लगे और फिर मुझसे बोले, हो सकता है कि यह सब सौरभ ही कर रहा हो, लेकिन जब तक वह खुद यहां आ नहीं जाता हम कुछ नहीं कह सकते। हम तीनों उस कमरे में पिछले 3 घंटे से बंद पड़े थे और अब तो दिन भी चढ़ आया था, लेकिन अभी भी वहां कोई नहीं आया था। हम बार बार आवाज लगाए जा रहे थे कि हमें बाहर तो निकाल दो, लेकिन कोई वहां नहीं था जो हमारी आवाज सुन सके। सभी उस बंगले के बाहर चले गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भूख प्यास से हमारी हालत भी खराब होने लगी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी वह वॉचमैन हमारे पास नहीं आया। हम सभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या हैं। तभी हमें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई वहां आया हो। कोई 4-5 लोगों की आवाज लग रही थी। हमें लगा कि सौरभ आ गया होगा। हम तीनों उठ खड़े हुए और दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। वह कदमों की आवाज सीधे हमारी तरफ ही आ रही थी। अपनी ओर आती कदमों की आवाज से हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर बाहर से ताला खोलने की आवाज आई और अगले ही पल कमरे का वह दरवाजा खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर आई। फिर 3 लोग अंदर आते हैं और हमें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बाहर सौरभ खड़ा हुआ था। वह हमारी तरफ पलटा और बोला, यह क्या बनवारी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा काम किए बगैर यहां से कैसे जा सकते हो? सौरभ काफी गुस्से में लग रहा था। उस्ताद उसे समझाते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हम तो बस अपने घर जा रहे थे, कुछ दिनों बाद लौटकर आपका काम खत्म कर देते। उस्ताद की बात सुन सौरभ गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, झूठ मत बोलो बनवारी, मुझे सब मालूम है कि तुम तीनों काम को बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। उस्ताद बोले, जब आपको सब मालूम ही है तो आपको यह भी मालूम होगा कि हम क्यों जा रहे थे, और अब जब आपको सब पता है तो मैं बता देता हूं कि हमसे इस भूत बंगले में काम नहीं होगा। सौरभ बोला, काम तो तुम ही करोगे, मुझे मालूम था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे, इसलिए उसी दिन से मैंने वॉचमैन को तुम पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। जिस दिन तुमने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि यह बंगला भूत बंगला है। उस्ताद उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले, यह सच में एक भूत बंगला है, मैंने अपनी आंखों से यहां भटकती हुई आत्मा को देखा है। सौरभ बोला, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं और साथ में इन्हें लेकर आया हूं। सौरभ ने बंगले के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि काले कपड़े पहने, एक हाथ में चिमटा लिए, दूसरे हाथ में कमंडल और गले में रुद्राक्ष की माला डाले, काली और लंबी दाढ़ी में एक व्यक्ति अपने कदम उस बंगले में रखता है। उसके पीछे पीछे काले कपड़ों में ही 2 और लोग अंदर आते हैं जो शायद उसके चेले होंगे। बाबा के आते ही सौरभ हाथ जोड़ दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही हमें यहाँ मौजूद प्रेत आत्मा से मुक्त करा सकते हैं। सौरभ का इतना कहना था कि बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगते हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह महसूस करने की कोशिश कर रहे हों कि यहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं। फिर अचानक से वह बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि बच्चा,
यहाँ एक नहीं बल्कि 3 आत्माओं का साया है। वह हमारे आसपास ही मंडरा रही हैं। अभी उनकी मुक्ति का वक्त नहीं आया है तो हमें उन्हें कैद करना होगा, लेकिन उसके लिए यह समय उचित नहीं है। 2 दिन बाद अमावस की रात है, उसी दिन हमें यह कार्य करना होगा। इतना कहकर वह बाबा शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिल उनकी बातों से विचलित हो जाता है। उस बाबा की बातों ने हमें और भी ज्यादा डरा दिया था। अब एक और पल वहां रुकना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमने उनसे कहा, देखो आप यह सब करिए, हमें जाने दीजिए। हमारी बात सुन बाबा बोले, यहां कोई नहीं रुकेगा। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तुम सभी को यहां वापस आना होगा। ये सुनते ही हमारे मन को तसल्ली मिली थी कि चलो हमें यहां नहीं रुकना होगा। बाबा के कहने के बाद अब सौरभ के पास भी कोई रास्ता नहीं था कि वह हमें यहां पर रोक कर रख सके। फिर उसने भी हमें यहां से जाने के लिए कह दिया और 2 दिन के बाद अमावस की रात को यहां आने को कहा। हम उसे आने का कहकर वहां से निकल आए। 2 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला और वह काली डरावनी अमावस की रात आ गई। मुझे उस्ताद का फोन आया और कहा कि हमें उस बंगले पर जाना होगा, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा था। हम तीनों उस बंगले के मेन गेट के सामने खड़े थे। शाम का समय था और सूरज डूबने को ही था। हम तीनों मेन गेट पर खड़े सोच रहे थे कि अंदर जाएं या फिर रहने दें। तभी वह वॉचमैन वहां पर आता है और कहता है, आ गए तुम तीनों, चलो अंदर चलो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसने गेट खोला और हम अंदर चले गए। आज तो यह बंगला पहले से भी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। हम अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम बगनले की ओर जा रहे थे कि तभी हमारी नजर बाबा के उन चेलों के ऊपर पड़ी जो हाथ में कुछ लिए बंगले के चारों ओर छिड़क रहे थे। हम उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि वह यह सब क्या कर रहे हैं। उनमें से एक बोला, यह बाबा के चुने की भभूत है, जिससे हम इस बंगले के चारों ओर एक बंधन बना रहे हैं ताकि वह आत्मा इसके अंदर कमजोर हो जाए। इतना कहकर वह वापस अपने काम में लग गया। उसके बाद हम भी आगे बढ़ गए। हम जब बंगले के अंदर पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि बंगले के बीचों बीच वह बाबा बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया का सामान रखा हुआ था। कुछ नींबू, पान के पत्ते, चावल, हल्दी और न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज भी उसके सामने थी। काले कपड़ों से बनी 3 गुड़ियां जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम सब उसे तंत्र मंत्र करते ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह आखिर हो क्या रहा है। उसके सामने रखी 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया बाकी 2 से छोटी थी और एक ही औरत और दूसरी किसी आदमी की लग रही थी और सबसे छोटी वाली किसी बच्ची की लग रही थी। हम बस वहां खड़े उसे यह सब करते देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है। वहीं दूसरी ओर खड़ा सौरभ अपनी फटी आंखों से इन सब को बड़ी ही हैरान के साथ देख रहा था। तभी वह वॉचमैन वहां आता है और सौरभ के पास जाकर उसके कान में कुछ कह जाता है। आखिर उसने सौरभ के कान में क्या कहा होगा उसका तो हमें पता नहीं चला, लेकिन कुछ अजीब ही कहा होगा, क्योंकि जैसे ही उसने बताया था वैसे ही सौरभ ने बहुत ही अजीब सा मुंह बना लिया था। खैर, हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाबा को कार्य करते हुए देखने लगे। बाबा एक एक कर अपने झोले से सामान निकालकर सामने सजा रहे थे, जो उनके तंत्र मंत्र से ही संबंधित लग रहा था। तभी मैंने पीछे देखा तो बाबा के वह 2 चले आ रहे थे। वह वहां आकर रुक जाते हैं और बाबा उन्हें देखकर कहता है, बंधन पूरा हो गया। तो उनमें से एक बोला, जी बाबा, कार्य पूरा हो गया है। फिर बाबा अपने झोले में हाथ मारता है और 5 नींबू और 5 पान के पत्ते निकालकर सामने रखता है। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद हम तीनों को आगे बुलाता है और साथ में वो चेले भी आगे आते हैं। फिर बाबा सभी को एक एक पान का पत्ता और वह नींबू देकर कहता है, पान के पत्ते और नींबू इस घर की 4 कोनों में रख देना और एक इस घर के बीचों बीच, और रखकर वापस पलटकर उसे मत देखना और चुपचाप वापस यहां आ जाना। इतना कहने के बाद बाबा हमें इशारा करते हैं और वहां से जाने को कहता है। कमलेश इन सब से काफी डरा हुआ था। उसे ऐसा करते हुए बहुत डर लग रहा था, तो उस्ताद ने उसे घर के बीचों बीच वाला नींबू रखने को कहा और बाकी मैं और उस्ताद और वह चेले रखाएंगे।
इसके बाद में वह नींबू लेकर एक कोने की ओर चला गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। आगे बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ मेरा डर और घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिल तेजी से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन यह कार्य तो मुझे करना ही था, तो मैं बिना किसी डर के आगे बढ़ता जा रहा था। फिर घर के कोने में पहुंचने के बाद मैंने पहले वह पान का पत्ता रखा और फिर उस पर नींबू रख दिया और चुपचाप धीरे से पीछे पलटा और तेजी से वहां से भागकर वापस उस बाबा के पास आ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे साथ साथ ही उस्ताद और वह चेले भी वहां पहुंच चुके थे। कमलेश ने वह पान का पत्ता और वह नींबू घर के बीच में रख दिया था। हम वहां खड़े बाबा को तंत्र मंत्र करते देख रहे थे। इसके बाद वह बाबा घड़ी में समय देखते हैं और फिर सौरभ से कहते हैं, मैंने जो सामान मंगवाया था वह लेकर आए हों। बाबा की बात सुन सौरभ वॉचमैन की ओर इशारा करता है। वॉचमैन भागकर एक कमरे में जाता है और एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आता है। उसके आते ही वह दोनों चेले एक गोला बनाते हैं और फिर वॉचमैन को लिफाफा गोले के बीचों बीच रखकर सामान निकालने को कहते हैं। जब वॉचमैन उस लिफाफे से वह सामान निकालता है तो उसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कुछ शराब की बोतलें और मांस, अंडे और खून से भरा एक बर्तन निकालकर उस गोले में रख दिया, जिसे देख हमारा मन बहुत खराब हो गया। उस मांस और खून पर मक्खियां भिन्न भिनाने लगी थीं। यह देख हमें उल्टी जैसा होने लगा था। हमारा वहां रुककर यह सब देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम कहीं जा भी तो नहीं सकते थे। हम अपनी नाक बंद कर वहां खड़े रहे। हमारे मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि न जाने अब और क्या क्या देखना पड़ेगा। फिर बाबा ने हवन शुरू किया और हवन में आहुति डालनी शुरू की और साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी चल रहा था। हम सभी हैरत भरी निगाहों से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। साथ ही सभी को इस बात का डर भी सताए जा रहा था कि न जाने आगे क्या होगा। फिर अचानक बाबा ने मंत्रोच्चारण बंद कर दिया और सामने रखी 3 काली गुड़ियों में से एक गुड़िया को अपने हाथ में उठा लिया और फिर पास ही रखे सिंदूर और हल्दी को उठकर उस पर मारी और फिर एक नींबू उठाकर उस गुड़िया के ऊपर से घुमाने लगे। हम सभी हैरानी के साथ ये सब देख रहे थे। फिर बाबा ने पास ही रखी सुइयों में से एक सुई उठाई और उस गुड़िया के सीने में उतार दी। फिर कुछ मंत्रों के साथ उस हवन में आहुति डाली। बाकी गुड़ियों के साथ भी एक एक कर ऐसा ही किया। इसके बाद बाबा ने उन तीनों गुड़ियों को एक साथ एक काले कपड़े पर रख दिया और फिर मंत्रों के उच्चारण करने लगे और साथ ही पास ही रखी सुइयों को एक एक कर उठाते और उन गुड़ियों के हाथ, पैर, सिर और सीने में उतारते जाते। फिर अचानक एकाएक उस बंगले का माहौल बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। सभी खिड़कियां, दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। बंगले की लाइटें अचानक से बंद हो गई। पूरा का पूरा घर घुप अंधकार में समा गया। अचानक से छाए अंधकार से सभी का मन भयभीत होने लगा था। सभी अपनी डरी हुई आंखों से यहां वहां देख रहे थे। उन्हें इस बात का डर सताए जा रहा था कि कोई कहीं से उन पर अचानक से हमला न कर दे। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो रखी थी। कमलेश घबराया हुआ उस्ताद के साथ लगकर खड़ा था। सौरभ और वॉचमैन के चेहरे पर घबराहट और डर के काले बादलों को साफ साफ देखा जा सकता था। मुझे भी इस भयानक और खौफ से भरे माहौल में डर लग रहा था। मेरी सांसें तेज थी और दिल भी तेजी से धड़क रहा था। सामने जल रही हवन की अग्नि से निकलते प्रकाश से सभी के चेहरे चमक रहे थे। बाबा के मंत्र बिना किसी रुकावट के चल चले जा रहे थे। पूरे बंगले में अजीबो गरीब आवाजें आने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा के मंत्रों से पूरा का पूरा बंगला कांप रहा हो। चारों तरफ से आती गिरने पड़ने की आवाजों से मन भयभीत हो रहा था। धीरे धीरे पूरा बंगला जोरों से हिलने लगा था। उस बंगले की जमीन कांप रही थी। फिर एकाएक सब शांत हो गया। ये शांति आने वाले खतरे की ओर संकेत कर रही थी। बाबा के मंत्रों के उच्चारण चल रहे थे। हवन कुंड में आहुति डाली जा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दिल डर के मारे कांप उठता है। हमारी आंखों के सामने कमलेश हवा में उड़ने लगा था।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, उस्ताद बचाओ मुझे, ये मुझे मार देंगे। ये देख उस्ताद और मैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कमलेश ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। मैं और उस्ताद उसे पकड़कर नीचे खींचने का प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन हमारा हर एक प्रयास विफल होता दिख रहा था। यह सब देख कि कमलेश ऊपर उड़ता जा रहा है। वो दोनों चेले भी हमारे पास चले आते हैं और कमलेश को नीचे उतारने में मदद करने लगते हैं। वो कमलेश को पकड़ नीचे खींचने लगते हैं कि तभी कुछ ऐसा होता है कि वह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उन्हें जोरदार धक्का मारा हो, जिससे वह दोनों दूर जाकर गिरे थे। वो दोनों जल्दी से उठते हैं और दौड़कर हमारे पास आए और फिर से कमलेश को नीचे खींचने में मदद करने लगे, लेकिन हम चारों मिलकर भी कमलेश को नीचे नहीं उतार पा रहे थे। यह देख वो वॉचमैन भी हमारे साथ आकर लग जाता है और उसके आने से भी कुछ नहीं होता। तो बाबा हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कमलेश के ऊपर जल छिड़कते हैं, जिससे कमलेश नीचे आ जाता है। फिर बाबा सभी को घेरा बनाकर बैठने को कहते हैं और सभी से कहते हैं कि वह एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, और साथ ही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना। अगर हाथ छोड़ा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठ जाते हैं। उस बंगले में चारों तरफ तबाही मची हुई थी। पूरे घर में युद्ध का माहौल बना हुआ था। कहीं से कुछ तो कहीं से कुछ उड़कर हमारे ऊपर बरस रहा था। यह सब देख हम सभी बुरी तरह से डरे हुए थे और सोच रहे थे कि न जाने किस घड़ी में यहां आने का फैसला किया था। सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि हमारा अब क्या होगा, जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। फिर अचानक हमारे सामने वो प्रेत आत्माएं मंडराने लगती हैं। हमारे सामने 3 आत्माएं हवा में लहरा रही थीं, जिनमें से 2 को तो हमने पहले से ही देख रखा था और तीसरी थी एक औरत की, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। खुले हवा में लहराते उसके काले बाल, बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर बना तिरछा घाव, जो उसे और भी ज्यादा भयानक डरावना बना रहा था। वो औरत बाकी आत्माओं से ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब वही कर रही है। फिर अचानक न जाने वॉचमैन को क्या होता है कि वह हाथ छोड़ा वहां से भागने लगता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो वह औरत अचानक से दरवाजे को बंद कर देती है। वॉचमैन जोर जोर से दरवाजे को पिटने लगता है और उसे जाने देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन उसके ऐसा करने से कुछ नहीं होता। वह औरत दरवाजा नहीं खोलती। वो औरत वॉचमैन को गुस्से से देखे जा रही थी। वॉचमैन उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि उसे जाने दे, लेकिन उस औरत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका ऐसा कुछ इरादा है। उसके गुस्से के सामने कोई माफी काम नहीं करने वाली थी। फिर वह औरत अपना हाथ उठाती है, जिसके साथ ही वह वॉचमैन हवा में लहराने लगता है। बाबा यह देख फिर से हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर उस औरत पर पानी के छींटे मारते हैं। जैसे ही उस औरत पर पानी के छींटे पड़ते हैं, वैसे ही उसका शरीर वहां से जलने लगता है जहां पर पानी की बूंदें पड़ी थीं, जिससे उसे कुछ तकलीफ होने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो ठीक हो जाती है। ऐसा लगा जैसे बाबा के पानी से उसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हो, उल्टा उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से में आकर वॉचमैन को ऊपर उठाकर तेजी से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कलेजा मुंह को आ जाता है और दिल यह सोचकर कांप जाता है कि अगली बारी हमारी होगी। अब सबको लगने लगता है कि उनका बचना मुश्किल है। ये देख कि ये आत्मा बहुत खतरनाक है। बाबा खड़े होते हैं और हाथ में भभूत लेकर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो भभूत उस औरत पर फेंक कर मारते हैं, जिससे कुछ पल के लिए वो औरत कमजोर हो जाती है। फिर बाबा हमसे कहते हैं, तुम सभी यहाँ से निकलो, मैं उसे रोकता हूँ। ये आत्मा जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है, इसे ज्यादा देर तक मैं नहीं रोक पाऊंगा। तभी बाबा के चेले बोले, नहीं बाबा, हम नहीं जाने वाले आपको ऐसे अकेले छोड़कर। तभी बाबा बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहते हैं, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो,
मैं आ जाऊंगा। फिर हम सभी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था, तो कैसे जाते। तभी बाबा ने मंत्र पढ़कर मारा तो दरवाजा खुल गया। उस औरत की नजर हम पर पड़ी कि हम सभी बचकर यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसने फिर से वो दरवाजा बंद कर दिया। फिर बाबा ने अपने झोले से खोपड़ी निकाली और उसे हाथ में पकड़ मंत्र पढ़ने लगे, जिससे वह दरवाजा खुल गया और उसके खुलते ही हम सभी तेजी से बाहर की ओर भागे। हम सभी मेन गेट की ओर भागे जा रहे थे और फिर रोड पर आकर ही हमने सांस ली। जब हमने पीछे पलट कर देखा कि बाबा आ रहे हैं या नहीं, तो हमें उस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन बाबा बाहर नहीं आए। फिर कुछ देर वहां इंतजार करने के बाद सब शांत हो गया। हमें लगा कि बाबा ने उस आत्मा को पकड़ लिया है, लेकिन तभी एक चीज उड़ती हुई उस बंगले से बाहर आकर हमारे पास गिरती है। जब हमने पास जाकर देखा कि यह क्या है, तो उसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, सांसें अटक गई, दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। हमारे सामने बाबा का कटा हुआ सिर पड़ा था, जिसे देख सब भय से कांप उठे। फिर उनके चेलों ने रोते हुए अपने गुरु के सिर को उठाया और वहां से चले गए। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात को हम कहां जाएंगे। तभी सौरभ बोला, आओ मेरे साथ, मैं लिए चलता हूं। फिर हम सौरभ के साथ वहां से निकल गए। इतना सब कुछ देखने के बाद कई महीनों तक इन सब का असर हम पर रहा। सबसे ज्यादा असर तो कमलेश पर रहा। वो रात को कई बार डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ सब ठीक हो गया। लेकिन हम में से कोई भी उस हादसे को आज तक नहीं भुला पाया है। वह प्रेत आत्माएं आज भी उस बंगले में मौजूद हैं और गांव वालों का कहना है कि रोज उस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद सौरभ मुड़कर फिर कभी उस बंगले की ओर नहीं गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की ये हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं अपने खास सब्सक्राइबर्स से एक ज़रूरी बात करने वाला हूं, तो बात यह है कि मैं आप लोगों का नाम अपनी आगे आने वाली वीडियो में लेने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि जब मैं आपके लिए स्टोरी बनाता हूं तो मुझे भी आर्थिक रूप से सक्षम होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपनी ओर से जो भी राशि मुझे सपोर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा सुपर थैंक्स का। उस सुपर थैंक्स के ऑप्शन में जाकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करूंगा और फिर आगे आने वाले वीडियो में उन लोगों का नाम मेंशन किया जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।